लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं रमेश शर्मा जी से। रमेश शर्मा जी की प्रकाशित किताबों में उनके दो कहानी संग्रह हैं, मुक्ति और एक मरती हुई आवाज। उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित है जिसका नाम है वे खोज रहे थे अपने हिस्से का प्रेम। परिकथा, हंस, अक्षर पर्व, समावर्तन, इंद्रप्रस्थ भारती, माटी, पाठ, साहित्य अमृत, गंभीर समाचार सहित अन्य पत्रिकाओं में कहानियां प्रकाशित होती रही हैं। हंस, बया, परिकथा, कथन, अक्षर पर्व, सर्वनाम, आकंठ सहित अन्य पत्रिकाओं में कविताएं भी प्रकाशित होती रही हैं। रमेश शर्मा रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। आज पढ़ रहा हूं उनकी एक कहानी, उस घर की आंखों से। उसका घर समुद्र के ठीक सामने गोल्डन सी बीच रोड के उस पार था। कतारों में खड़े आलीशान होटलों के बीच उसके झोपड़ी नुमा घर का लोकेशन इस तरह था कि उस घर की आंखों से समुद्र की सुंदरता को हर समय देखा जा सकता था। समुद्र हर वक्त चिंगाड़ता रहता और इस चिंगाड़ में एक के बाद एक उठती लहरों का सौंदर्य अप्रतिम हो उठता था। मैं सी बीच पर खड़े उस अप्रतिम सौंदर्य को देखता और आश्चर्य में डूब जाता। समुद्र की लहरों से अटखेलियां करते स्त्री पुरुषों के जोड़े उस अप्रतिम सौंदर्य में चार चांद लगा देते। जलक्रीड़ा में मग्न उन हर्षित जोड़ों को मैं एकटक इस तरह देखता, गोया पलक झपक लिया तो जैसे कोई सौंदर्य को देख पाने से वंचित हो जाऊंगा। हम जिस होटल में ठहरे थे उसके पिछवाड़े ही उसका घर था। मैं समुद्र से उसके घर की निकटता को मापता और कई बार ईर्ष्या से भर उठता। मेरे हिस्से में यह घर क्यों नहीं आया? मैं जब भी पुरी आता और सी बीच पर होता, यह सवाल मेरे भीतर उठ खड़ा होता। 2 साल पहले पिछली बार जब हम पुरी आए थे तो 2-4 दिन रहकर उससे मिलने की इच्छा मेरे भीतर इतनी प्रबल हो गई थी कि एक दिन होटल से निकलकर सीधे हम उसके पास मिलने पहुंच गए थे। घर में उसके अलावा उसकी पत्नी भर थी। उसकी साधारण ग्रामीणों जैसी वेशभूषा देखकर ही लग रहा था कि वह कम पढ़ी लिखी एक घरेलू श्रमिक महिला है। घर में टंगी चीज़ों को देखकर लगा कि वो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। वो कला में माहिर लगे, पर उनके चेहरे पर कोई उत्साह न पाकर मुझे इस बात पर फिर यकीन होने लगा कि यह देश कलाकारों का सम्मान करना अब भूलने लगा है। वे अपरिचित थे, पर हमें अपनी ओर आता देख उन्होंने हमारा सामान्य अभिवादन जरूर किया था। शायद उन्हें लगा हो कि हम उनके हाथों की बुनाई हुई चीज़ों के कोई ग्राहक हैं। मैंने 10 मिनट की अनौपचारिक बातचीत में बहुत कुछ उनसे जानने की कोशिश की थी, पर उनके निजी जीवन की कोई भी जानकारी मेरे हाथ नहीं आई। वापसी पर हमने 2 हैंडलूम के थैले उनसे ज़रूर खरीद लिए थे। बात में उसने अपना नाम सुखनाथ बताया था। तुम बहुत भाग्यशाली हो सुखनाथ कि ऐसी जगह पर तुम्हारा घर है। वापसी पर मैंने उससे कहा तो उसने मेरी बातों को सुनकर भी चुप्पी साध ली। उसका भाव शून्य चेहरा जब तक मुझे याद आता रहा है। उस चेहरे के साथ मुझे और भी बातें याद आने लगती हैं। जब दूसरी बार पुरी जा रहा था उस दिन मेरी ट्रेन समय पर पहुंच रही थी। यह पुरी के लिए मेरी दूसरी यात्रा थी और सुखनाथ से मिलने की इच्छा मेरे भीतर एक उमंग जगा रही थी। यूं भी तपस्विनी एक्सप्रेस सुबह सुबह पुरी स्टेशन पर पहुंच ही जाती है। उस दिन मेरी ट्रेन समय पर पहुंच रही थी। यह पुरी के लिए मेरी दूसरी यात्रा थी और सुखनाथ से मिलने की इच्छा मेरे भीतर एक उमंग जगा रही थी। यूं भी तपस्विनी एक्सप्रेस सुबह सुबह पुरी स्टेशन पर पहुंच ही जाती है।
ट्रेन से उतरकर मैंने ऑटो वाले को आवाज़ दी, होटल हॉलिडे रिजॉर्ट जाना है। क्या बाबू आप भी? ऑटो वाले के चेहरे पर मायूसी का भाव था, जो कि मेरे द्वारा होटल पहले से बुक करा लिए जाने की वजह से उभरा था। उसके हिस्से की कमीशन की अब कोई संभावना नहीं थी। ये होटल बुकिंग ऐप वालों ने हमारे हिस्से का कमीशन भी अब हड़प लिया है। घर बैठे ही वे पैसे कमा रहे हैं और हम लोग हैं कि दो दो पैसे के लिए रात दिन पसीना पोंछ रहे हैं। उसने मायूसी से अपने मन की बात मुझे सुनानी चाहिए, पर मैंने उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर दी। ऑटो में बैठे बैठे ही मैं सोचने लगा कि डिजिटल इंडिया ने कई लोगों को घर बैठे रोजगार दे दिया है। इस सोच के साथ साथ मुझे ये बात भी कचोटने लगी कि तकनीक हमेशा निम्न तबके का ही नुकसान क्यों करती है। ये सवाल कुछ देर मेरे भीतर बना रहा, पर सी बीच के सामने पहुंचते ही इस सवाल को मैं भूल गया। जीवन गुजारते हुए यूं भी मुझे लगने लगा था कि जीने के लिए चीज़ों को भूलना भी कितना ज़रूरी होता है। मैं अपने ठैये तक पहुंच चुका था। अपनी भव्यता के साथ होटल हॉलिडे रिजॉर्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। 100 के बजाय 110 रुपये देकर मैंने ऑटो वाले को जब विदा किया तो मात्र 10 रुपये अधिक मिल जाने की वजह से उसके चेहरे पर उभरी खुशी ने मेरे भीतर भी थोड़ी खुशी पैदा कर दी थी। ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करिएगा सर। जाते जाते उसने मुझे अपना सेल फोन नंबर भी दिया, जिसे मैंने अपने मोबाइल पर उसके सामने ही सेव कर लिया ताकि उसे तसल्ली हो। मैंने अपने होटल के कमरे के झरोके से उस पार देखा। कुछ भी तो बदला नहीं था। समुद्र की खूबसूरती वैसे ही नज़र आ रही थी, उसके किनारों पर सैलानी वैसे ही चहलकदमी करते नज़र आ रहे थे। युवा स्त्री पुरुषों के अनगिनत जोड़े अपने जीवन के कुछ क्षणों को खुशनुमा बना लेने के लिए जल में डुबकी लगा रहे थे। इतना कुछ होने के बाद भी मेरा मन कहीं और था। मैं सुखदेव से मिलना चाहता था। सोचा शाम को मिल लूंगा, सो लंच के बाद मैं सो गया। नींद में सोते हुए मुझे तुलिका याद आने लगी। उसे तो इस बार भी मेरे साथ होना था। कुछ बातें ऊपर वाले के निर्णय पर तय होती हैं। तुलिका को इस बार मेरे साथ नहीं होना था, सो वह नहीं थी। वह अब कहीं नहीं थी। पिछली बार उसने कहा था मुझसे, चंदर, अगली बार मैं पूरी आऊंगी तो जगन्नाथ मंदिर के कल्प वृक्ष पर धागा जरूर बांधूंगी। उसकी कोई मनोकामना थी जिसे इस तरह कल्प वृक्ष पर धागा बांधकर वह पाना चाहती थी। मैंने कई बार पूछा था, आखिर तुम्हारी मनोकामना क्या है? उसने कभी बताया नहीं। अंतर्मुखी और ईमानदार लड़की थी तुलिका। एक दो मुलाकातों में ही लगने लगा था इसके साथ आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती है। किसी के इतना करीब आकर भी कई बार हम सारी बातें कहाँ जान पाते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि उसे कैंसर की बीमारी थी। उसने कभी बताया भी नहीं था। पिछली यात्रा में भी यह बात उसने मुझसे छुपा ली थी। कुछ बातें देर से समझ में आती हैं। उसके गुजर जाने के बाद मैं महसूस कर सका कि उसकी मनोकामना क्या रही होगी। कैंसर से मुक्त होकर शायद वह मेरे साथ जीवन गुजारना चाहती थी। मैं तो उसे अपनी सहयात्री मान ही चुका था, पर शायद यह ईश्वर को मंजूर नहीं था। जगन्नाथ मंदिर के कल्प वृक्ष पर धागा बांधने की उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि पिछली बार ही उसने कल्प वृक्ष पर धागा क्यों नहीं बांध लिया था, पर शायद कुछ चीजें चाह कर भी नहीं हो पाती। सहसा मेरी नींद टूट गई। सफर की थकान अब भी पूरी तरह गई नहीं थी। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई। शाम के 5 बज चुके थे। अचानक झरोके के उस पार से ठंडी हवा का एक झोंका आया था और मेरा बदन सिहर उठा था। मेरा चाय पीने का मन हुआ था। मैंने कॉल कर वेटर को चाय के लिए कह दिया। उस दिन सैलानियों की भारी भीड़ थी। मैं जब होटल से बाहर निकला तो शाम के 6 बज गए थे। सूर्य डूब चुका था। मेरा मन सुखनाथ की ओर ही भागा जा रहा था।
सोचा टहल लूं, फिर उससे मिलता हूं। इस बार तुलिका साथ नहीं थी। सुखनाथ अगर उसके बारे में पूछ बैठा तो मैं क्या जवाब दूंगा। चलते चलते मैं सोच में पड़ गया था। बीच में ठहर कर एक जगह मैंने अनमने भाव से नारियल का पानी पिया। नारियल का पानी असल में तुलिका को पसंद था। पिछली बार हम दोनों ने साथ साथ नारियल का पानी पिया था। उसका घर बहुत नजदीक था। पास पहुंचा तो वह घर थोड़ा उजड़ा हुआ नजर आया। सामने के दरवाजे पर जंग चढ़ गई थी, एक जर्जर हो गया था। सामने के दरवाजे पर जंग चढ़ गई थी, वह जर्जर हो गया था। उस जर्जर दरवाजे पर मैंने दस्तक दी, भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर दस्तक दी। इस बार दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने पर चर्र की आवाज़ एक अजीब तरह से आई। बाहर सुखनाथ की पत्नी खड़ी थी। वह भी बहुत कमज़ोर और जर्जर नजर आई। मुझे सुखनाथ से मिलना है, मैंने कहा। वो तो अब नहीं रहे। एक दिन समुद्र में नाव लेकर मछली पकड़ने गए थे, फिर लौटकर ही नहीं आए। आंधी तूफान में कहीं फंस कर रह गए। मैं उसकी बातें सुनकर एकदम सन्न रह गया। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था कि हम लोग खुशकिस्मत हैं क्योंकि इस घर से समुद्र की सुंदरता को देखा जा सकता है। बाबू, क्या इस घर को आप खरीदेंगे? उसने एक ही सांस में कह दिया। वह कहती चली जा रही थी और मैं सुन रहा था। वे कहा करते थे कि इस घर को अगर बेचना ही पड़ा तो हम किसी होटल वाले के हाथ नहीं बेचेंगे, किसी ऐसे सैलानी के हाथ सौंपेंगे जो इस घर की आंखों से समुद्र की सुंदरता को देख सके। होटल वाले तो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, पर मैं चाहती हूं कि उनकी बात रह जाए। इस घर को मत बेचो, मैंने उसे विनती भाव से कहा था। ना बाबू, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ अब रहा नहीं जाता। समुद्र अब बहुत विभत्स लगता है, रह रह कर डराता है मुझे। कहते कहते वह एकदम रुआसी सी हो उठी थी। उसकी बातें सुन मैं चुप रह गया। कुछ बोल पाने की हिम्मत मेरी जाती रही। मैं चुपचाप लौट आया। लौटते हुए मुझे रह रह कर तुलिका याद आती रही। सुखनाथ के घर की आंखें तो वहीं थी, पर दृश्य बदल चुके थे। देखते ही देखते दुनिया कई बार इतनी अलग क्यों लगने लगती है। मेरे मन में सवाल आ जा रहे थे। क्या उस घर की आंखों से समुद्र उस तरह कभी सुंदर लग सकेगा? मेरे मन में यह सवाल तैर रहा था। मैं सोचने लगा। सुख दुख लगा रहता है, दुनिया बदलती कब है। उसकी सुंदरता उसी तरह बनी रहती है, लोग बदल जाते हैं। फिर कभी कोई उस घर में आएगा और उस घर की आंखों से फिर से समुद्र उसे सुंदर लगने लगेगा। नमस्कार।